हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। पूर्वी अफ्रीका यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के क्षेत्र में एक बार फिर से तनाव की स्थिति उभर रही है। यहाँ पर आज की चर्चा में हम लोग इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं को देखेंगे और समझेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजहें क्या हैं। यहाँ मैंने दो न्यूज़ मेंशन की हुई है, जिसमें पहली न्यूज़ के अंतर्गत ये इंडिकेट किया गया है कि इथियोपिया और मिस्र के बीच में एक बांध को लेकर के तनाव उभर गया है। वहीं दूसरी खबर के अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि पूर्वी अफ्रीका यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत जो देश आते हैं, इनके बीच में जो तनाव है वो एक बार फिर से सिर उठाने लगा है। इसके पीछे की वजहें क्या हैं और इनमें कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, जिनके बीच में तनाव उभर रहा है, इसके बारे में हम लोग आज की चर्चा में विस्तार से बातचीत करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं आपको एक और महत्वपूर्ण सूचना से अवगत करा देना चाहूँगा कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अपनी GS की तैयारी को फुल प्रूफ वे में आगे बढ़ाएं, तो आपका स्वागत है 19 सितंबर से सुबह में 8 बजे से शुरू होने वाले बैच में। प्रतिज्ञा प्लस बैच के अंतर्गत GS के सभी पाठ्यक्रम को बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से पूरा करवाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आपको एसे और CSET की सुविधाएं भी मिल रही हैं। इसके साथ साथ आपको प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कराने के मद्देनज़र वीकली टेस्ट का भी आयोजन किया जाएगा। और इस टेस्ट की खासियत जानते हो क्या है? इसके अंतर्गत यदि आप रैंक 1 लाते हैं तो आपको उस पार्टिकुलर टेस्ट के लिए 11,000 रुपये की इनाम राशि भी दी जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से तो कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ आपको पुरस्कार के माध्यम से मोटिवेट करने की भी व्यवस्था की गई है। और इस आधार पर यह बैच आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी हो सकता है। तो जल्द से जल्द दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, इस बैच को ज्वाइन कीजिए और इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और सुचारू तरीके से आगे बढ़ाइए। आगे हम लोग बातचीत करते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले उस मानचित्र को देखना समझना जरूरी है जिसके कारण ये पूरा का पूरा जो प्रपंच है ये रचा गया है ना। यहाँ पर सामने आप देखिएगा कि ये जो पूरा इलाका है ये है पूर्वी अफ्रीका का क्षेत्र। जो ये आप पार्टिकुलर इलाका देख रहे हैं ये क्या है, ये आपको अंदाजा से समझ में आना चाहिए। ये लाल सागर का इलाका है। ये जो आप देख रहे हैं पार्टिकुलर रेंज, ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसे अफ्रीका का सिंह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? अफ्रीका का सिंह सिंपली इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंह की तरह यह दिखता है ना। खैर, तो अफ्रीका का सिंह कहा जाता है। और किसके सिंह की तरह दिखता है, कोई बता सकता है? कमेंट सेक्शन में बताना, किसके सिंह की तरह दिखता है? गाय के सिंह की तरह या XYZ किसके सिंह की तरह? यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो पार्टिकुलर इलाका है ये है मिस्र। आपने इतिहास में मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा और ये भी पढ़ा होगा कि नील नदी के किनारे ही इस सभ्यता का विकास हुआ और यह सभ्यता फली फूली थी। तो इसी मिस्र के बारे में यहाँ पर हमें जानकारी मिल रही है। ये जो आप पार्टिकुलर एरिया देख रहे हैं ये है सिनाई प्रायद्वीप, जो ट्रायंगुलर शेप में है ना। ये थोड़ा सा इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में है सिनाई प्रायद्वीप। मैं आपको यहीं पर बता देता हूं कि UPSC का इस पूरे एरिया से बहुत अधिक इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा प्यार है भाई UPSC का। न जाने कितनी बार UPSC ने प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर इस लोकेशन के मद्देनजर सवाल पूछे हैं, कई दफा, है ना। आप कभी भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखिएगा तो इस लोकेशन से जरूर सवाल पूछा जाता है। पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशियाई वाला इलाका, कई बार। एनीवेज, तो यहाँ पर ये सिनाई प्रायद्वीप है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये है भूमध्य सागर का एरिया। मैंने आपको एक मोटे तौर पर आइडिया दे दिया है। ये जो आप इलाका देख रहे हैं ये है इथियोपिया, और इथियोपिया के द्वारा ही ये जो आप पार्टिकुलर लोकेशन देख रहे हैं यहां पर एक बहुत बड़े बांध का निर्माण किया गया है जिसका नाम है GERD। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है GERD। इसी का पूरा नाम है ग्रैंड इथियोपियन रिनेसा डैम। और ये डैम इतना बड़ा है कि इसे अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध कहा जाता है। और इसी कंटेक्स्ट में चूंकि ये डैम जहां बनाया जा रहा है वहां पर पानी का फ्लो बहुत ज्यादा होता है। ब्लू नाइल जो नदी है
यानी नील नदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी के तौर पर जाना जाता है ब्लू नाइल को। और ब्लू नाइल के बारे में ये कहा जाता है कि नील नदी में सबसे ज़्यादा पानी इसी नदी के माध्यम से जाता है। जो मूल नदी है नील नदी, उसमें सबसे ज़्यादा पानी ब्लू नाइल के माध्यम से ही जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है वाइट नाइल, यहाँ पर है वाइट नाइल। इनके अलग अलग नामकरण है, एक तरफ वाइट नाइल है, एक तरफ ये ब्लू नाइल है। और ब्लू नाइल पर ही जो ग्रैंड इथोपियन रिनेसा डैम है, इसका निर्माण इथोपिया के द्वारा किया गया है। यहाँ पर इसके नाम से ही आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पर जो सबसे अधिक अड़चन वाली बात है वो ये कि चूंकि यहाँ पर बांध का निर्माण किया जा रहा है इथोपिया के द्वारा, इनफैक्ट बांध का निर्माण किया गया है, और तब ऐसे में जो पानी का प्रवाह है इस दिशा में पानी का प्रवाह ज़्यादा होगा या कम होगा? यदि बांध का निर्माण कर दिया जाएगा तो कम होगा, और यदि इधर पानी का प्रवाह कम होगा तो इस क्षेत्र की जो जनता है उनको पेयजल की आपूर्ति ज़्यादा होगी या कम होगी? इधर कृषि और सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत ज़्यादा होगी या कम होगी? पानी की ज़रूरत यहाँ पर ज़्यादा होगी, इनको पेयजल की आपूर्ति कम होगी, और ऐसे में इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा? ऑब्वियसली नुकसान पहुँच सकता है। और इसी मद्देनज़र यहाँ पर इथोपिया के इस कार्य को देखते हुए इजिप्ट और सूडान यानी मिस्र और सूडान जैसे देशों के द्वारा विरोध किया गया, और यहाँ तक कि मिस्र ने तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस पूरे मामले को लेकर के अपनी आवाज़ भी उठाई। यहाँ पर गौरतलब वाली बात यह है कि अफ्रीकी यूनियन, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है अफ्रीका में, अफ्रीकी यूनियन में उसने अपनी बात नहीं रखी, सीधे सीधे वो चला गया सुरक्षा परिषद में, कहा कि हुजूर देखिए इथोपिया क्या कर रहा है ना। यहाँ पर इथोपिया को थोड़ा सा गुस्सा आया है। वो गुस्सा इसलिए आया है क्योंकि उसने कहा कि बताओ अफ्रीका का मामला था, हमारे यहाँ का मामला था, तो तुम सीधे चले गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अफ्रीकी यूनियन में ये मामला उठना चाहिए था। हालांकि अफ्रीकी यूनियन के द्वारा इस पूरे विषय को लेकर के मध्यस्थता या फिर बीच बचाव करने की कई बार कोशिशें भी की गई हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है। यहाँ पर मेरे ख्याल से आपने कई सारी चीज़ों को क्लैरिटी के साथ समझ लिया होगा कि आखिर मामला दरअसल क्या है। ठीक है, यहाँ पर जो भी लोकेशंस हैं इन सभी लोकेशंस को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है ताकि आप पूरे मानचित्र के आधार पर वस्तु स्थिति को समझ सकें। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब जो प्रमुख विवाद है वो प्रमुख विवाद क्या है? नील नदी के जल को लेकर के। मैंने इसकी चर्चा अभी की आप सभी से कि नील नदी के जल को लेकर के ये विवाद चल रहा है। इथोपिया के द्वारा GERD का निर्माण किया गया है 2011 के बाद से। 2015 में इसका निर्माण पूरा हो गया और अब तो यहाँ से जल विद्युत उत्पादन भी किया जा रहा है। जल विद्युत उत्पादन के माध्यम से इथोपिया के लोगों को विद्युत आपूर्ति भी बड़े पैमाने पर की जा रही है। ये सारी स्थितियां यहाँ पर नजर आ रही हैं। मिस्र द्वारा यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया गया था, इसके बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली। अब देखो ये जो पूरा का पूरा विषय है किस तरीके से पूर्वी अफ्रीका के कंटेक्स्ट में एक संकट को उत्पन्न कर रहा है। देखिए समझिए इस बात को कि मिस्र और इथोपिया के बीच में ये मेन मामला दिख रहा है, लेकिन अब यहाँ पर कई सारे देश निकट एक दूसरे से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। कैसे? देखो मिस्र के साथ में सूडान आ गया। मैंने अभी आपके साथ चर्चा की कि जो सूडान है, सूडान भी उस पार्टिकुलर रेंज में आ जाता है जहां पर कि इसका पानी जाता है, ब्लू नाइल का पानी जाता है। जब यहां पर बांध बनेगा तो इसको भी नुकसान होगा, तो इस लिहाज से सूडान भी मिस्र के साथ में आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण देश है सोमालिया। जो सोमालिया है, सोमालिया दरअसल इस जल के कारण नहीं बल्कि किसी और वजह से इथोपिया से खार खाए हुए है, इथोपिया के एंटी हो चुका है। कारण इसका क्या है? कारण इसका यह है कि सोमालिया के एक क्षेत्र है जिसका नाम है सोमाली लैंड, और इस सोमाली लैंड के कंटेक्स्ट में इथोपिया जो है इसे एक संप्रभु क्षेत्र या फिर स्वायत्त क्षेत्र के तौर पर मानना शुरू कर चुका है। कौन? इथोपिया। इसी के कारण सोमालिया ने इथोपिया से यह कहा कि हाउ डेयर यू, तुमने इतनी हिम्मत कैसे की? सोमाली लैंड जो कि मेरा अपना इलाका है और तुम कह रहे हो कि यह स्वायत्त क्षेत्र है, यानी कि तुमने हमारी संप्रभुता का उल्लंघन किया है। जरा याद कीजिए
कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जब शुरू किया गया तो सीपेक चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के माध्यम से चीन ने जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला इलाका है उससे होते हुए और जो मार्ग गुजारा है ना पाकिस्तान के साथ में मिल करके, भारत के द्वारा क्या कहा गया, भारत के द्वारा यही तो कहा गया ना कि भाई आप हमारी संप्रभुता का हनन कर रहे हैं, आप हमारे क्षेत्र से आप हमसे बिना पूछे हुए और इस तरीके से ये आर्थिक गलियारा गुजार रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो कुछ वैसे ही स्थिति में यहाँ सोमालिया के द्वारा इथियोपिया के अगेंस्ट में ये बातें कही गई हैं कि आपने सोमालीलैंड को इस तरीके से क्यों मान्यता दी है जबकि सोमालीलैंड हमारे हिस्से में आता है। और इसी कारण से जो मिस्र और सोमालिया है इनके बीच में दोस्ती होगी या दुश्मनी होगी। मिस्र का दुश्मन इथियोपिया, सोमालिया का दुश्मन इथियोपिया, तो मिस्र और सोमालिया दोस्त होंगे या दुश्मन होंगे? दोस्त होंगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ये जो देश हैं ये देश एक साथ आ जा रहे हैं और इथियोपिया इधर अलग थलग पड़ जा रहा है। बात समझ में आ रही है? इस पूरे मुद्दे पर अफ्रीकी यूनियन की जो पहल रही है वो विफल रही है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण देश है जिसका नाम है जिबूती, और जिबूती के बारे में दोस्तों ध्यान रखिएगा इसने अपने स्तर पर क्या पक्ष रखा है। दरअसल जब हम इथियोपिया के मैप आदि को देखते हैं तो फिर कई सारी चीज़ें यहाँ पर हमें समझने में आती हैं। यहाँ पर मैंने इस मैप के माध्यम से इंडिकेट करने की कोशिश की है कि भाई ये सोमालिया का इलाका है, ये है इथियोपिया और ये है जिबूती, है ना। अब जिबूती जो है ये इथियोपिया और जिबूती के बीच में ये पार्टिकुलर क्षेत्र है ना, ये एक सागरीय इलाका है। तो इथियोपिया यदि इस पार्टिकुलर क्षेत्र में जाना चाहे, इस सागरीय क्षेत्र में जाना चाहे, तो जिबूती से रास्ता मांगना पड़ेगा, मुझे रास्ता दे दो, मुझे समुद्री व्यापार करना है। तो ऐसे में जिबूती जो है इस मामले को लेकर के थोड़ा सा इसलिए चिंतित हो रहा है, यदि वैकल्पिक बंदरगाह का विकास इस क्षेत्र में किया जाता है तो इससे जिबूती को नुकसान होगा। और इसी कंटेक्स्ट में जिबूती ने ये कहा है कि देखिए साहब, हम आपको एक महत्वपूर्ण बंदरगाह तदजोराह बंदरगाह देने के लिए तैयार हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने समुद्री व्यापार के लिए। इस तरीके की गतिविधियां यहाँ पर देखी जा रही हैं। वहीं जो संयुक्त अरब अमीरात है जो कि एक पश्चिमी एशियाई देश है, संयुक्त अरब अमीरात का भी इस पार्टिकुलर क्षेत्र में अपना हित है, क्योंकि उसने भी सोमालिया के जो सोमाली लैंड की बात हम लोग कर रहे थे, उस सोमाली लैंड में उसने भी एक बंदरगाह के निर्माण में अपना निवेश किया है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सोमाली लैंड में बरबेरा बंदरगाह के निर्माण में निवेश। किसके द्वारा? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। और ये सोमाली लैंड किसके कब्जे में है? सोमालिया के कब्जे में है। और सोमालिया और इथियोपिया के बीच में क्या चल रहा है? टसल चल रहा है। ऐसे में संयुक्त अरब अमीरात को भी चिंतित होने की ज़रूरत है या नहीं है? बिल्कुल है। तो यहाँ पर यह भी एक पक्ष निकल कर सामने आ रहा है। वहीं तो दूसरी तरफ जो तुर्की है, तुर्की भी इस मामले में अपनी स्तर पर मध्यस्थता करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक कोई खास रिजल्ट, कोई खास परिणाम नहीं निकला है। अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि इस संकट को लेकर के जो विभिन्न देशों के बीच में जो आपस में तनातनी की स्थिति देखी जा रही है, सोमालिया और इथियोपिया, मिस्र और इथियोपिया, है ना, या फिर संयुक्त अरब अमीरात का जो हित है, तुर्की की जो मध्यस्थता की संभावना है, इन सभी के मद्देनज़र आगे क्या हो सकता है, आगे क्या बेहतर विकल्प अपनाया जा सकता है, ये आगे देखने वाली बात होगी। बहरहाल आज की चर्चा में मैंने इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक एक करके आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कई सारी चीज़ें इस पार्टिकुलर लोकेशन के संदर्भ में समझ में आएंगी। इसके अलावा फिर से आज की कक्षा को विराम देने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्वागत है इस बहुत ही महत्वपूर्ण बैच में। इसके लिए आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। इसके माध्यम से आप इस कोर्स को बहुत ही आसानी से परचेज कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप अपनी जीएस की तैयारी धूमधाम से कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 19 सितंबर से सुबह में 8 बजे से इस बैच की शुरुआत की जा रही है। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।